नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सैन्य धाम को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। सैन्य धाम भव्य एवं दिव्य बनाया जाएगा और अन्य राज्यों में बने शहीद स्मारकों का भ्रमण भी किया जाए। उत्तराखंड में बनने वाले सैन्य धाम की भव्यता के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए पूरी योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा के दौरान शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम के निर्माण के लिए लाई जाएगी। सैन्य धाम का स्वरूप ऐसा होगा कि यह राष्ट्रभक्ति एवं सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होगा। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से शहीद सम्मान यात्रा के आयोजन के लिए सभी तैयारियां जल्द पूरा करने को कहा है। शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत अक्टूबर 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित है। यात्रा का पूरा रूट चार्ट जल्द तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है। हमारे जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दिया है। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि सभी लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी बनने से यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मिशन 2022 के लिए आपका दांव, पहाड़ में धर्म के सहारे चुनाव, देवभूमि बनाएगी आध्यात्मिक राजधानी, कोठियाल लिखेंगे विजय कहानी। उत्तराखंड को मुफ्त बिजली दिए जाने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को स्पिरिचुअल राजधानी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस अभियान से पहाड़ के लोगों को जोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ा संकल्प लेते हुए www.spiritualcapitaluttarakhand.com पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि इस अभियान से जुड़ने के लिए इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इसकी जानकारी सभी अपने करीबियों को दें ताकि वो संकल्प पूरा किया जा सके। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड कई तीर्थ स्थलों का संगम है। यहाँ अगर आध्यात्मिक राजधानी होगी तो उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखो, यहाँ पे जो आध्यात्मिक राजधानी हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सारे एस्पेक्ट जमीन पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक अगर तरीके से उसको एक शेप दे दी जाए, उसका एक लॉ बना दिया जाए, नियम बना दिया जाए, तो वो ना श्रद्धालुओं के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी और उत्तराखंड की जनता के लिए भी वो एक अच्छा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक मैसेज देने का तरीका हो जाएगा और यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के आपके संकल्प पर बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां सवाल उठा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र है, वही कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड सनातन काल से ही अध्यात्म की राजधानी रहा है, इसमें नया कुछ नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी का चरित्र दोहरा है। जब ये दिल्ली में होते हैं तो वहाँ शाहीन बाग के साथ खड़े होते हैं और जो वहाँ दंगे होते हैं वहाँ इनके आदमी पकड़े जाते हैं, और उत्तराखंड आकर के ये आध्यात्मिक राजधानी की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने उत्तराखंड को बनाया, उसके पीछे एक बड़ी अवधारणा यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को उजागर करने की है, और उसी क्रम में हमारी पार्टी लगातार काम भी कर रही है। अब जब कुछ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली मॉडल तो पानी में डूबता नजर आ रहा है, अब डूबते हुए मॉडल को लेके उत्तराखंड आएंगे तो जनता तो अब असलियत समझ गई है, इसलिए और कुछ नहीं है, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। लेकिन देवभूमि की जनता इतनी समझदार है कि वो इन बातों पे आने वाली नहीं है और उनका जो अपना जो जमीन तलाशने की कोशिश है वो नाकामयाब रहेगी। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रयासरत है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात की पैरवी की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से सीएम पद के दावेदार कोठियाल ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता उनको किस तरीके से सहयोग देती है। देहरादून से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए विनय सूद। वहीं कांग्रेस छोड़कर कई बड़े नाम इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कुछ के होने की अटकलें भी चल रही हैं। वहीं पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा दल बदलवाने की कला में माहिर है। बीजेपी कभी अपने मुख्यमंत्रियों को बदलती है तो कभी अपने विधायकों के असंतुष्ट कार्यों को छुपाने का काम करती है। बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर दूसरी पार्टियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रही है, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है और वह 2022 में कांग्रेस पर ही भरोसा करेगी। कि पार्टी से कोई भी जाता है तो दुख की बात है, लेकिन भाजपा ने इसको एक आर्ट के तौर पर डेवलप कर लिया है, जिससे वो अपनी असफलताओं को छिपाते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरी पार्टियां निराश हों और उसके बल पर जीते। वो अपने काम के बल पर जीतना नहीं चाहते। उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। वो मुख्यमंत्री बदलते हैं ताकि मुख्यमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी न दिखाई दे। वो विधायकों के टिकट काटते हैं ताकि उनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई। वह राजधानी देहरादून में रायपुर विधानसभा के भाजपा विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए अब पार्टी संगठन डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में आज पार्टी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें रायपुर विधायक से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। साथ ही पार्टी संगठन ने रायपुर विधायक को आश्वस्त किया कि पूरे घटनाक्रम की संगठन स्तर पर जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा परिवार है, अपनी बात मैंने कह दी, बस ठीक। सर, आपको लगता है महापंचायत विरोध नहीं है? बड़े महापंचायत आपने उनके नाम पूछे, अखबार में छपे हैं, एक भी मेरे क्षेत्र का नहीं है। मेरा नाम हो रहा है, फूकने फूकने से आदमी की उम्र बढ़ती है। मेरा परिवार है। जवाब के आधार पर उसको सारा हम लोग अनुशासन समिति को विषय बातचीत में आता है और जो भी विषय भेजते हैं, यदि कोई उस रूप में कहता है कि हाँ ऐसा आगे से नहीं करेंगे तो बात खत्म हो। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल में हुए ढैंचा बीज घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियार का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इतनी ही आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि घोटाले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत कृषि मंत्री थे तब ये घोटाला हुआ था, लेकिन उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उत्तराखंड में पॉलिटिकल डिजास्टर आ गया है और अगर इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। जो अभी गवर्नमेंट है, इसके सीनियर मिनिस्टर हैं श्री हरक सिंह रावत जी, उन्होंने ओपनली खुलासा करा एक चीज़ का कि किस तरीके से जो सरकारें यहाँ पे चलती हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, एक दूसरे को कैसे मदद करती हैं जब कोई घोटाला होता है उसमें बचाने के लिए। क्योंकि पता है अगर कांग्रेस ने घोटाला करा है, कांग्रेस ने किसी आदमी ने, तो बीजेपी इसलिए मदद करती है क्योंकि जब बीजेपी का टाइम आता है उस टाइम पे जब घोटाला होगा तो कांग्रेस मदद करेगी। और ये गेम ना बहुत टाइम से चल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज दल बदल पर बयान देते हुए कहा कि भले ही कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि जो वोटर 2017 में हिंदुत्व के नाम पर भाजपा में चला गया था, वो वोटर आज कांग्रेस पार्टी में वापस आ रहा है और कांग्रेस के लिए वोटर मायने नहीं रखते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की 4.5 साल की कार्यशैली को देखते हुए अब कांग्रेस दिनों दिन मजबूत हो रही है और लगातार हर दिन कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग भी हो रही है। मोबाइल के लिए हमारी पार्टी में ज्वाइन करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। कल ही 2 जगह ज्वाइनिंग हुई। एक तो मैंने यहाँ करवाई, मैं नहीं जा पाया। कुछ लोग हमारे सहसपुर क्षेत्र के यहाँ आए थे और सब दलित वर्ग के लोग थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। उधर पार्टी ऑफिस में ज्वाइनिंग की। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन लोग नहीं आ रहे। नेता भले ही भाजपा में कुछ नामचीन लोग जा रहे हों, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका फ्लो उल्टा है इस समय।
वह देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीते 2 सालों से चारों धामों में चल रहा पुरोहितों का धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी केदारनाथ में अभी भी जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने आज होने वाली महारैली को स्थगित कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सीएम के आश्वासन के बावजूद तय समय तक मांग पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। कल हमारे चारों धामों की महापंचायत की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई है और वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक का उन्होंने हम चारों धामों से समय मांगा है और 13 तारीख को हमारी एक महारैली होने वाली थी, तो उनके कहना अनुसार हमने जो है इस रैली को स्थगित कर दिया है फिलहाल। और हमारा केदारनाथ में जो कार्मिक अनशन है वो हमारा चालू रहेगा। हमारी एक ही मांग है, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा तब तक हमारा कार्मिक अनशन जारी रहेगा और 30 तारीख के बाद भी यदि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं किया तो 30 तारीख के बाद हमारा जो है उग्र आंदोलन की चारों धामों में तैयारी। वो नरेंद्र नगर में माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग में तैनात गेस्ट टीचर ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। गेस्ट टीचर ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। गेस्ट टीचर की मांग है कि सेवारत रहते हुए किसी भी दशा में उनका पद रिक्त न माना जाए और अल्प वेतन भोगी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति और समायोजन उनके गृह जनपद में की जाए। मांग नहीं मानने पर गेस्ट टीचर संगठन ने जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान किया है। शिक्षा विभाग का उसमें धरना और प्रदर्शन 2 दिवसीय यहाँ पर आज प्रारंभ किया है और इनके 2 सूत्री मांगे हैं। 2 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग है कि सरकार, हम जिस विद्यालय में काम कर रहे हैं सरकार उसको रिक्त मान रही है। रिक्त का मतलब है कि ये अध्यापक है ही नहीं वहाँ। दूसरी बात यह है कि कम वेतन पर भारी जनपदों में हमारा जो है स्थानांतरित या नियुक्ति जो है वो की जा रही है, जिसको हम कतई। विद्यालय में शिक्षक काम कर रहा है, विद्यालय में वो पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो रिक्त है। अरे भाई, हम रिक्त क्या है, क्या हम भूत हैं? कहने का अर्थ ये है कि आदमी जब वहाँ मौजूद है आप वो रिक्त कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आप जब वहाँ पे मौजूद है तो आपको रिक्त कहा जा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो एक तो वो पद रिक्त न माना जाए, वो वाला मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है। रुद्रप्रयाग में फर्जी टीचर्स के खिलाफ शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अब तक 22 टीचर के खिलाफ विभाग कार्रवाई कर चुका है, जबकि 7 अन्य टीचर की एसआईटी जांच कर रही है। वहीं शिक्षा विभाग ने अब तक 19 टीचर की सेवा समाप्त कर दी है, जिसमें से 1 टीचर की मृत्यु हो चुकी है और 2 को निलंबित किया गया है। विभाग ने एक अशासकीय शिक्षक के खिलाफ विद्यालय प्रबंधन समिति को कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा है। बता दें कि एसआईटी की ओर से फर्जी शिक्षकों की गोपनीय जांच की जा रही है, जिसमें कई टीचरों की डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। मेरे संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है कि उसकी नियुक्ति जो है वो पहले की हो और वो बीएड, क्योंकि वो अगर एलटी में नियुक्त हुआ है तो वो तभी नियुक्त होगा जब उसका बीएड उस तिथि को उसके पास उसका सर्टिफिकेट हो। ऋषिकेश में कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने के लिए खुले मन से 2 साल पहले घोषणा की थी, लेकिन अब तक ये मामला फाइलों में ही धूल फांक रहा है। तो वहीं निवासियों ने विधायक पर मदद न करने का आरोप लगाया और कहा कि शासन में फंसी फाइल पर कार्रवाई के लिए कॉलोनी के निवासी खुद प्रयास कर रहे हैं और विधायक लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाकर बाधा पैदा कर रहे हैं। सर, पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि वो कॉलोनी ना तो ग्राम सभा में है ना शहरी क्षेत्र में है। हम लोग वहाँ वोट नहीं डाल पाते, कोई भी एक भी काम वहाँ का हो नहीं पाता है और आप कोई कागज़ पत्र नहीं बन पाते। उसको सम्मिलित कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था तो बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया था। उसके बाद माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी थी, परंतु फिर भी फाइलें 3 साल से वहाँ लटकी हुई है सर सचिवालय में। उसी के प्रयासरत हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है। हमने बिल्कुल सोच लिया है कि अब हम लोग या तो हमारा काम होगा या फिर हम विरोध करेंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर शराब पीकर आने वाले लोगों के लिए अब से नो एंट्री रहेगी। इसके लिए गंगा सभा संस्था ने हर की पैड़ी के प्रवेश द्वार पर एल्कोमीटर से चेकिंग शुरू कर दी है, जिससे श्रद्धालुओं की रैंडम जांच की जाएगी और जो भी व्यक्ति शराब के नशे में पाया जाएगा उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा। हर की पौड़ी पर शराब का सेवन करके प्रवेश करना पूर्ण रूप से वर्जित है।
हमें स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना है और मर्यादा को बनाए भी रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री गंगा सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर जो ब्रह्मकुंड के लिए जो बने हुए प्रवेश द्वार हैं उन पर हम गार्ड तैनात करेंगे और जो कि एल्कोमीटर के साथ तैनात रहेंगे और जो भी ऐसा वहीं डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गन्ने मूल्य को लेकर शुगर मिल के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका कहना है कि गन्ने के दाम 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, साथ ही शुगर मिल में किसानों के लिए वेटिंग रूम भी बनवाया जाए। मुद्दा कांग्रेस का है, एक तो गन्ने का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य है, वो लगभग 450 रुपये हो जाना चाहिए, क्योंकि आज जो महंगाई हो चुकी है, जिस तरह से डीजल, खाद, हर चीज़ का जो दाम बढ़ चुका है, 450 से नीचे किसान को पड़ता नहीं आएगा। दूसरी मांग हमारी ये है कि डोईवाला के किसानों को सही टाइम पे हमारा जो प्राइस सत्र शुरू हो जाए, कम से कम 15 नवंबर तक हमारी मांग है, ताकि लोग सही टाइम पे अपने गेहूं की बुआई कर सकें। और एक मांग, तीसरी मांग ये है कि इतनी पुरानी फैक्ट्री है, अब तक यहाँ पर किसानों को बैठने के लिए वेटिंग रूम के रूप में आज तक प्रतीक्षालय इनके द्वारा नहीं बनाया गया। हम चाहते हैं कि शीघ्र यहाँ पर प्रतीक्षालय बनाया जाए। तो मुख्य आज हम लोग शुगर मिल डोईवाला के गेट पर कांग्रेस पार्टी के और सभी किसान लोग यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग जो पिछले दिनों से चली आ रही है कि हरियाणा में गन्ना मूल्य घोषित हो चुका है 362 रुपये, पंजाब में 360 रुपये घोषित हो चुका है। हम क्यों यूपी की तरफ देख रहे हैं? जब हम अलग राज्य बन चुके हैं तो हमें भी तुरंत गन्ने का मूल्य घोषित करना चाहिए। और हमारे किसानों की मांग है, उत्तराखंड की परिस्थिति को देखते हुए, जिस प्रकार से आज महंगाई बढ़ गई, जिस प्रकार से आज बेरोजगारी बढ़ गई, किसान असहाय हो गया, जिस प्रकार से देखा होगा आपने कि इस दौर में जीडीपी डाउन होते जा रही है और ये लोग अपना खाली हल्ला मचा रखा है इन्होंने कि हम ये। वहीं हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारी असाइनमेंट के नंबर अंक तालिका में दर्ज न होने को लेकर कैंपस में हड़ताल में बैठ गए हैं। छात्र संघ नेता अंकित सुंदरियाल का कहना है कि इससे पहले वे छात्र छात्राओं के असाइनमेंट के नंबर दर्ज कराने को लेकर विश्वविद्यालय के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं, मगर उनकी बात पर विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी सकारात्मक पहल शुरू नहीं की गई है, जिसके बाद आज से यह छात्र कॉलेज कैंपस में ही धरने पर बैठ गए हैं। परसों हमने कुलपति महोदय के ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने परिसर निदेशक से यह कहा है कि जल्दी बच्चों के अगर असाइनमेंट के नंबर बच्चों को नहीं मिलते हैं तो उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। यह सीधे देखने की बात यह है कि बच्चों ने जब ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रखे हैं, ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रखे हैं, तो ये गलती किसकी है? ये गलती असल में विभाग की है। और अगर बच्चों का 1000 रुपये फीस भी भरनी है तो वो विभाग भरे, जिस विभाग की वो गलती है वो 1000 रुपये हम चाहते हैं कि विभाग भरे, वरना बच्चे भरने के लिए राजी नहीं है। हम इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या रहेगी जी? हमारी रणनीति ये रखेगी कि हम अब पूरे विभागों को भी बंद करेंगे धीरे धीरे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हिंदी विभाग को भी बंद करेंगे, अगर हमें कोई जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन से नहीं देखने को मिलता है तो। जैसे कि आप मेन मुख्य समस्या देखेंगे, हिंदी विभाग में बच्चों के असाइनमेंट 1, 2, 3 बार जमा करने के बावजूद भी उनके रिजल्ट में एब्सेंट आया गया है, जिसकी जिम्मेदारी ना आप डायरेक्टर सर ले रहे हैं ना विभाग ले रहा है, सब अपने जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। तो हमने कुछ दिन पूर्व डायरेक्टर साहब के साथ मुलाकात की थी, बैठक की थी, जिसमें हमने बोला था अगर आप इसमें कुछ फैसला नहीं लिया जाता तो हम सोमवार से यहाँ पर हड़ताल शुरू करेंगे। अगर आगे भी इसमें कोई मतलब कि रिजल्ट नहीं आया तो ये हड़ताल ऐसी ही जारी रहेगी जब तक कोई परिणाम हमारे सामने आ नहीं जाता। परसों हरिद्वार में एक युवती को बार बार कॉल और अश्लील मैसेज करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवती ने इसकी शिकायत जब अपने घर वालों से की तो युवती के परिजनों ने युवक को रास्ते में ही पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, पकड़े गए युवक को युवती ने भी चप्पलों से पीटा। वहीं युवती का कहना है कि युवक कई दिनों से उसे अश्लील मैसेज भेज रहा था।